विनायक दामोदर सावरकर, जन्म 28 मई 1883, मृत्यु 26 फरवरी 1966। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, अपितु महान क्रांतिकारी चिंतक, सिद्ध हस्तलेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं आंदोलन चलाए। सावरकर ने भारत के एक सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद और सकारात्मकवाद, मानवतावाद और सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर एक कट्टर तर्कसंगत व्यक्ति थे जो सभी धर्म में रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, तत्कालीन नाम बम्बई प्रांत में नासिक के निकट भागपुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश बाबाराव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की बीमारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही, अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबाराव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र श्रयंबक चिपड़ुलकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनके विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्यामाजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में परमाणु सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पिक वीक पेपर व स्काउट्स पेपर के नाम से भारत पहुंचाई थी। वीर सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना शुरू कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1857 क्रांति पर आधारित किताबें पढ़ी और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक किताब लिखी। उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में गहन अध्ययन किया कि किस तरह अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो इन दिनों इंडिया हाउस को देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हट कर्जनवैली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
परंतु 8 जुलाई 1910 को SS मौर्य नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते से ये भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी कार्यों के लिए दो आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर करजन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिसे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना पत्र में लिखी। जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकले, समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन मित्र को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी से फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेज दिया गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जूत कर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्रों को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे, सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल में संभव नहीं था। कई लोगों द्वारा शुरू से ही उन्हें भारत रत्न की मांग की जा रही है। 1921 में मुक्त होने पर वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व का शोध ग्रंथ लिखा। इस बीच 7 जनवरी 1925 को उनकी पुत्री प्रभात का जन्म हुआ। मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। 17 मार्च 1928 को इनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। फरवरी 1931 में इनके प्रयासों से मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। 25 फरवरी 1931 को सावरकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी में वे अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। उस 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कर्णावती अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 15 अप्रैल 1938 को उन्हें मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। 22 जून 1941 को उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। 9 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल को तार भेजकर सूचित किया। सावरकर जी जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। 1943 के बाद दादर बम्बई में रहे। 16 मार्च 1945 को इनके भ्राता बाबूराव का देहांत हुआ। उस 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 मई को उनकी पुत्री प्रभात का विवाह संपन्न हुआ। अप्रैल 1946 में बम्बई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया। 1947 में इन्होंने भारत का विभाजन का विरोध किया। महात्मा
रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासभा के नेता एवं संत ने उनका समर्थन किया। वीर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। वीर सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। वीर सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे।